सो फंडामेंटल सेशन में पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये काम आएगा ही आएगा। ये मान के चलिए, आप ये समझिए आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यूएस टैक्स पढ़ रहे हो, ये मेरी ड्यूटी, समझ में सब आएगा। आपको जीरो भी आता है ना तो भी समझ में आएगा। जीरो से नीचे कोई नहीं जा सकता, जीरो इज ए गुड नंबर, मतलब आपको सब कुछ स्टार्टिंग से सीखना है। तो आज हम एक बात करने जा रहे हैं, एक टर्मिनोलॉजी जो कि आपको बहुत देखने को मिलेगी कंपनीज के केस में, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का पर्पस क्या है, किसको पता है? अगर कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जिसने पार्ट 1 कब की पढ़ाई करते समय इस बात को सुना हो मेरे मुंह से, तो सर ट्रांसफर प्राइसिंग का पर्पस ये है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपने बिजनेस को मल्टीपल लोकेशन पे करती है फॉर द इवीजन ऑफ टैक्स, में यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इवीजन ऑफ टैक्स की इस प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग रूल एप्लीकेबल होते हैं। और वो ट्रांसफर प्राइसिंग रूल ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर होने चाहिए, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू पर होने चाहिए। अब ये सर क्या बोल दिया आपने, इतनी खतरनाक लैंग्वेज। तो और सिंपल भाषा में ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब, अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़े हो या बीकॉम में कभी आपने टैक्सेशन में पढ़ा हो, तो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो कई बार क्या होता है कंपनीज जो हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती हैं जिससे कि वो अपने टैक्स को अवॉइड कर सकें। तो इस टैक्स को अवॉइड करने की इस प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए रूल बनाया गया है कि पार्टीज को अपने ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पे करना चाहिए। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। सर ये तो हमको समझ में आया नहीं, अब हम आपको थोड़ा एग्जांपल से समझा देते हैं। एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे ये मान के चलो इंडिया है और ये यूएसए, ठीक है, और ये आपका पास में टैक्स हेवन कंट्री है यूएई, सभी जानते हैं, ठीक है। मेरी भी एक कंपनी है, मैं दुबई में है, आपको पता है, सोचो मैं भी एक कंपनी दुबई में बना के बैठा हूं। तो यूएसए, यूएई और इंडिया। अब मान के चलो हमारे पास इंडिया में एक ऑर्डर आया, ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में एक ऑर्डर आया यूएसए की कंपनी को, क्योंकि हम अमेरिका में के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। हम एक गुड्स बनाते हैं $1000 का, सेल कर दे इंडिया में $1500 का, कितने का प्रॉफिट हो गया सर? $500 का प्रॉफिट हो गया। और आपको पता है अमेरिका में रेट 28% है। कितना टैक्स देना पड़ जाएगा सर? कॉस्टिंग आपने जोड़ ली 1000 की तो सारे खर्चे उसके अंदर आ गए, और 1500 में बेच दिया, 500 का 28%, तो 30% ले ले राउंड फिगर में आने के लिए, क्योंकि अब 500 का 28% निकालना पड़ेगा, तो वो किसी ने निकाल के बता दिया 140 करोड़ है ना। अमेरिका गवर्नमेंट बोलेगी 140 करोड़ का टैक्स दे दो। अब आप क्या कर सकते हो, बोले यार एक 100% सब्सिडी बनाओ दुबई में। दुबई से इंडिया पास में, सबको पता है। आपने एक सब्सिडी बनाई, उसके 100% शेयर आपके पास है, ये 100% शेयर इसके पास। ये वाला गुड्स हमने यूएई को सेल कर दिया $800, कॉस्ट से भी कम बेच दिया। बताओ क्या हुआ, यूएस में क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगा इसका? बताओ यूएस में क्या टैक्स इंपैक्ट आएगा इस चीज का? सर 1000 का बनाकर 800 में बेचा, तो इसका मतलब आपने तो 200 का लॉस दिखा दिया। दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया बेटा? नो टैक्स, जीरो। या ऐसा सोच लो 1000 का माल 1000 में ही बेच दिया तो जीरो टैक्स दिखा दिया। अब यूएई ने ये माल इंडिया में बेच दिया $1500,
इसको माल कितने का पड़ा था? 800 का। 800 का ही पड़ा था ना हमारी इस एग्जांपल में। यूएई वाली कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया? अरे यूएई वाली कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया? इतना नहीं बता पा रहे हो? सर यूएई वाली कंपनी को प्रॉफिट हो गया $700 का। हो गया 1500 माइनस 800। दुबई में टैक्स है क्या? इनकम टैक्स? दुबई इज अ टैक्स हेवन कंट्री। मजे ले लिया आपने। दुबई वाले कंपनी फटाफट बना के देते। सोचो 3 करोड़ रुपए दो, दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप। 3 करोड़ आपके पास हो। दुबई में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे कभी सर्च करके देखना, इंस्टाग्राम पे एड वगैरह भी चलती रहती है इन लोगों की। क्रिएट योर कंपनी इन दुबई। दुबई और मॉरिशस इज अ टैक्स हेवन कंट्री। तो यूएस वाले ने क्या किया कि 1000 का माल 1000 में टिका दिया, और वो 1000 का माल इंडिया पहुंचा दिया, और अल्टीमेटली प्रॉफिट यूएई वाली कंपनी के पास आ गया। यूएई में हमारा एक बैंक अकाउंट है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? वो पैसा हमारे यूएस में नहीं पड़ा है, दुबई के बैंक अकाउंट में पड़ा है। अब दुबई से यूएस में पैसा रूट करना बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। अब मेरे एक सप्लायर को पेमेंट की जरूरत है, मैंने दुबई वाले को बोला तुम यहां से पेमेंट कर दो यार, क्या दिक्कत है? मैंने इससे गुड्स खरीदा, दुबई तो टैक्स लेता ही नहीं है। तो क्या करना लोगों ने शुरू कर दिया, इनकम टैक्स के प्रोविजन का बेनिफिट उठा के टैक्स की चोरी करना शुरू कर दी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बात समझ में आ गई। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रूल अप्लाई कर दिया जिसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, कि अगर आप कोई एसोसिएटेड पार्टी या कि रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो वो किस पर होने चाहिए? आर्म लेंथ प्राइस पर होने चाहिए, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू पर वो ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अगर वो ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं है तो जितना आपने टैक्स चोरी किया वो हम आपसे टैक्स ले लेंगे। तो यूएई और यूएसए को जो ये माल 800 में बेचा गया है, इसको करब करने के लिए इनकम टैक्स बोलेगा नहीं भैया ये 1500 में ही सेल किया। लेकिन लोग फिर भी बना ही लेते हैं कंपनी, छोटे मोटे लोग तो बना ही लेते हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, माता जी हैं, नौकर हैं, किसको पता है कंपनी शम्मी सलूजा जी के नाम से चल रही है दुबई में। दुनिया में समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे बैठे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे इंडिया के कि जो आप सोच भी नहीं सकते होगे। किसी समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार क्या बंदे ने क्या बात बोली। मेरे से एक इंटरव्यू में आपको एक 30 सेकंड के लिए एक बात बताता हूँ, कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं ना। मैं एक इंटरव्यू देने गया था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 75 ईयर के एज थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि एक क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर बता दो आप जो उसको हमेशा सक्सेसफुल बना सकती है। तो हम छोटे लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना यार, पर थोड़े कम नॉलेज वाले, सर नॉलेज होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, बोले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शक की बीमारी होनी चाहिए। उसको अपने आप पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स आए तो वो कभी भी ये ना सोचे कि ये डॉक्यूमेंट सही होंगे, इसका कोई और नजरिया, इसका कोई ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं हो सकता। कोई भी आपके पास कोई सिचुएशन लेकर आ जाए कि टैक्स नहीं बच सकता और चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते नहीं भैया मेरे को डाउट है टैक्स बच सकता है, वही असली चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बात 75 ईयर ओल्ड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे बोली थी, वो बात मुझे बड़ी सही लगी कि किसी भी सिचुएशन में अगर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देने वाला कोई पर्सन है तो वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये फैक्ट है। तो कभी भी आपको टैक्स बचाना हो, आपको सारे रास्ते बंद दिख रहे हो, किसी समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल लेना, वो आपको रास्ता जरूर बताए। बात ठीक लगी कि नहीं आप लोगों को? ठीक लगी हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। हमने उनसे बोला सर नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्होंने एक ही बात बोली, चार्टर्ड अकाउंटेंट वही है जो हमेशा ऑल्टरनेटिव व्यू आपको दे। तो आप लोग टैक्स कंसल्टेंट बनने वाले हो तो आपके भी काम की है। आपका क्लाइंट आपके पास आए और आप उसको बोल दो कि नहीं टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, तो कभी भी अमीर नहीं बनोगे। टैक्स बचाना कैसे है, टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, यही एक टैक्स प्रोफेशनल का काम होना चाहिए। तो चलिए, तो अब आपको आई गेस ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन समझ में आ गया होगा।
कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। अब थ्योरी पढ़ लो बेटा। द प्राइसिंग ऑफ गुड्स, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिटवीन रिलेटेड एंटिटी विथ मल्टीनेशनल कंपनी। The transfer pricing rule aim to ensure that transaction between related entities are conducted at fair value to prevent the tax avoidance। अब ये बुक की लैंग्वेज रहती है, बुक वाले लिख देते हैं ये, तो फिर आपको ऐसी बुक की लैंग्वेज ना समझाते हुए हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आप कंपनीज में पढ़ने वाले हो, तो वहां पे जब कभी भी ट्रांसफर प्राइसिंग वर्ड आएगा तो अब आप समझ जाना कि सर ये है। ऐसे ही एक होता है टैक्स ट्रीटी, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्री दैट आउटलाइन द टैक्स रूल्स एंड प्रोविजन एप्लीकेबल टू बिजनेस। मतलब क्या होता है कि दो कंट्रीज जब इंटरनेशनली बिजनेस होता है, जैसे आज आप सोचो इंडिया और यूएसए के बीच में टैक्स ट्रीटी है। जैसे हम कई बार एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई यूएस का सिटीजन है, जैसे बार बार मेरे दिमाग में एक ही एग्जांपल आता है प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि अब वो इंडिया में भी रहती है ना, तो इसलिए याद आ जाता है प्रियंका चोपड़ा की। सो अगर हम ये बात कहें, या हम माधुरी दीक्षित की भी एग्जांपल ले सकते हैं। माधुरी दीक्षित एक इंडिविजुअल पर्सन है, लेकिन वो यूएस की सिटीजन है क्योंकि उसने अमेरिकन सिटीजन से शादी कर ली, ग्रीन कार्ड है। तो अब अगर माधुरी दीक्षित इंडिया में आके किसी शो में परफॉर्मेंस करती है और उसको जो भी उसका रेम्युनरेशन मिलता है, तो उसके ऊपर, क्योंकि वो अमेरिका की अगर सिटीजन है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमको टैक्स दे दो, बोलेगी कि नहीं बोलेगी। माधुरी दीक्षित ने अगर इंडिया में शो किया तो यूएस का रूल है कि अगर आप, इफ यू आर यूएस रेसिडेंट, यू हैव टू पे टैक्स इन यूएसए फॉर वर्ल्ड वाइड इनकम। आपको वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो इनकम तो कहां पे जनरेट की है, इंडिया में जनरेट की है। तो इंडियन गवर्नमेंट, मोदी साहब भी बोलेंगे कि भारत की धरती पर आपने सर्विसेज परफॉर्म की है, तो इनकम आपने इंडिया में कमाई है, तो इंडियन इनकम टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो माधुरी दीक्षित बोलेगी ऐसा थोड़ी होता है, एक ही इनकम के ऊपर मैं अमेरिका में भी टैक्स दे दूं और उसी इनकम के ऊपर क्या करूं। तो फिर इनकम टैक्स में प्रोविजन डाला गया कि दो कंट्री के बीच में क्या हो सकती है, टैक्स ट्रीटी हो सकती है, जिसको बायलैटरल एग्रीमेंट बोला जाता है। एक होता है यूनिलैटरल एग्रीमेंट, एक होता है बायलैटरल एग्रीमेंट। दोनों कंट्री अपने साथ में जुडिक्शन में प्रोविजन डाल सकती हैं जिससे डबल टैक्सेशन ना लगे। तो ये हो सकता है कि भारत की गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में टैक्स ट्रीटी हो कि कंट्री ऑफ रेसिडेंट अगर किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे कर देता है, तो जो कंट्री ऑफ रेसिडेंट है उसको उसकी क्रेडिट दे देगी या उससे उस प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। तो हो सकता है कि इंडिया में अगर माधुरी दीक्षित ने टैक्स पे कर दिया, तो यूएस गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आपको इस इनकम के ऊपर यूएस में टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में हमारी क्या है, टैक्स ट्रीटी। तो जब एक पर्सन बोथ द जुडिक्शन में इनकम को अर्न करता है, तो यहां पे लिखा है, अब लाइन आप पढ़ लीजिए एक बार। द टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज दैट आउटलाइन द टैक्स रूल्स and provision applicable to business and individual operating in both jurisdiction. The tax treaties help prevent double tax and provide guidelines for tax residency, withholding rates and tax related matters. तो ये टैक्स ट्रीटी डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री के आप टैक्स रेसिडेंस कहलाओगे। अब टैक्स रेसिडेंसी क्या होती है इसको भी समझ रहे हैं, हम तो कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। टैक्स डिफरेंस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक स्टूडेंट का कहना है कि सर यूएसए में इंडिविजुअल के ऊपर 10% टैक्स है और वही इनकम के ऊपर इंडिया में लेट से 30% है, तो ट्रीटी ही बताएगी ना ट्रीटी का क्या मतलब है। ट्रीटी का मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें प्रोविजन लिखा होगा कि अगर दोनों कंट्री के बीच में इस प्रकार की इनकम में टैक्स डिफरेंस है तो क्या उसके रूल्स हो सकते हैं। तो वो टैक्स ट्रीटी हमें रीड करनी पड़ेगी अलग अलग केसेस में। तो टैक्स ट्रीटी हम यहाँ पे प्रोविजन के बेस को समझ रहे हैं, बेसिक्स को समझ रहे हैं। तो इसके कारण डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस हो जाता है और यही चीज डिसाइड करती है टैक्स रेसिडेंसी। तो कॉर्पोरेशन के केस में टैक्स रेसिडेंसी क्या होता है, तो कॉर्पोरेट के केस में, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान के चलिए, जैसे पहले इस प्रोविजन को पढ़ लें, जुडिक्शन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और वेयर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर एक्सरसाइज्ड।
क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कोई इंडिविजुअल तो है नहीं। तो हम एक कंपनी को किस कंट्री का रेसिडेंस माने? तो उन्होंने बोल दिया जिस कंट्री में आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है और जिस कंट्री में आपका मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है, उस कंट्री के आप रेसिडेंस मान लिया जाओगे। तो इसका मतलब अगर अमेजोन कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो मुझे बताइए अमेजोन कंपनी को इंडिया में अर्न की गई इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा यूएस में? मुझे बताओ, अमेरिकन कंपनी है, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसका इनकॉर्पोरेशन कहां पर हुआ है। जो बच्चे नो लिख रहे हैं, जूम यूजर प्लीज वेंचर योर नेम। क्यों नहीं देना पड़ेगा अमेजोन को? क्योंकि अमेजन को देना पड़ेगा क्योंकि अमेजोन का इनकॉर्पोरेशन, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कहां से होता है? यूएसए से होता है। तो यूएसए के अकॉर्डिंग वो यूएस की कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, और डोमेस्टिक कंपनी को अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, भले ही वो यूएस में इनकॉर्पोरेटेड है। तो यही तो बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया में इनकम अर्न भी करेगी, लेकिन कुछ एग्जम्पशन, कुछ रिलीफ, कुछ क्रेडिट्स वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये तो हम डिसाइड करें ना कि एक कंपनी जो कि टैक्स रेसिडेंस के क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर यूएस की डोमेस्टिक कंपनी होती है तो वो वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर क्या पे करती है? टैक्सेशन का पेमेंट करती है। क्लियर है ये बात कि नहीं है? क्लियर है टैक्स रेसिडेंस कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपके समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने छाप दिया है, यहां पर पढ़ लेना। मैंने जो बोला है वो यहाँ पे छापा हुआ है। जैसे मैंने आपको यूएस का नाम ले दिया तो उन्होंने एक्स, कंट्री एक्स इज अ टैक्स रेसिडेंसी, तो आप इसको पढ़ लेंगे, जो मैंने बोला है वही है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब एक टैक्स शेल्टर वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ये वर्ड आप फिर पूछोगे बीच में, सर ये टैक्स शेल्टर्स क्या होते हैं? ये वर्ड देखोगे आप तो यहीं पर समझा देते हैं। एक प्रकार की लीगल स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट दैट एम टू रिड्यूस और डेफर इंडिविजुअल और कंपनी टैक्स लायबिलिटी। तो जो टैक्स शेल्टर्स का मतलब यही होता है कि लीगल एग्रीमेंट्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जिससे एक इंडिविजुअल और कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती है। तो टैक्स शेल्टर का मतलब होता है लॉ के प्रोविजन का बेनिफिट उठा लेना टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टैक्स ओड। मतलब टैक्स शेल्टर लीगली क्या करते हैं? टैक्स प्रोविजन के टैक्स के प्रोविजन का बेनिफिट उठाते हैं। जैसे मान के चलो, थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूं। ये इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बना है SEZ, समझते हो? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कि अगर आप यहां पर कोई प्रोडक्शन करोगे और यहां से कोई गुड सेल करोगे तो अगले 10 साल तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अभी तक तो आप आपकी फैक्ट्री दिल्ली में चला, दिल्ली की ओखला में डाल के रखे थे, लेकिन आपको बाद में पता चला कि दिल्ली के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो आपने अपना पूरा प्रोडक्शन क्या कर दिया? वहां पे शिफ्ट कर दिया। पहले आप वही प्रोडक्शन क्या करते थे? लेट से गवर्नमेंट डिसाइड कर दे नागालैंड में जाके या मणिपुर में जाके या कोई भी ऐसा एरिया डिसाइड कर दे कि हमने इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के पास में वो है पीतमपुर, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ऐसे दिल्ली में भी आसपास बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। तो ऐसे यूएस में भी होते हैं। यूएस गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर एरिया डेवलपमेंट हो, तो उन्होंने एक प्रोविजन बना दिया कि आप यहां पर अगर प्रोडक्शन करोगे, उस नेचुरल डिजास्टर्स जहां पर बहुत ज्यादा आते हैं, तो यूएस गवर्नमेंट ने उस एरिया को स्पेसिफाई किया कि यहां पर अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज करोगे तो आपको अगले 2 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपने इस लीगल एग्रीमेंट करके एक कंपनी वहां पे बना ली कि आप हमारे बेhalf पे सारा प्रोडक्शन करोगे। तो ये क्या थी? लीगल स्ट्रेटजीज थी। तो इसको बोलते टैक्स शेल्टर्स। तो टैक्स शेल्टर्स को क्या करना पड़ेगा? रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने अब्यूजिव प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली, जैसे इनकम टैक्स में कई प्रोविजन ऐसे होते हैं कि आप सोचो, जैसे एक इंडिया का केस बताता हूं आपको। आपके पास एक प्रॉपर्टी है इंडिया में, बहुत बड़ा लैंड है,
और ये कंपनी के आसपास है। अब मान के चलो एक यूएसए की कंपनी इस लैंड को खरीदने की कोशिश करे, यूएसए की कंपनी क्या करे, तो ये कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो अगर ये कंपनी यूएसए की कंपनी को ये लैंड बेच देगी तो कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा, एक लैंड हम डायरेक्ट बेचते। इससे बेटर हम एक काम ये नहीं कर सकते कि हमने एक फॉरेन कंपनी बनाई इधर, इस कंपनी ने, इंडिया की कंपनी ने फॉरेन कंपनी बनाई दुबई में, यूएई में, और इस कंपनी ने इस कंपनी के 100% शेयर अक्वायर कर लिए। दुबई की कंपनी ने इंडिया की कंपनी के 100% शेयर अक्वायर कर लिए। कहां की कंपनी ने? दुबई की कंपनी। और यूएसए की कंपनी ने उस दुबई की कंपनी को खरीद लिया। हमने क्या बोला कि यूएस की कंपनी को इंडिया की कंपनी की प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी, बोले बड़ी कीमती प्रॉपर्टी अपने को खरीदना, लेकिन इंडिया में 30% टैक्स रेट है, कैपिटल 20% कैपिटल गेन रेट है, और जमाने के टैक्स आ रहे हैं। बोले लेकिन प्रॉपर्टी अपने को अपने नाम से चाहिए। तो आप क्या करो, आपने, इंडिया गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, इंडियन कंपनी ने दिमाग लगाया, बोले पहले दुबई में कंपनी बनाओ। दुबई की कंपनी ने इंडिया की कंपनी के सारे शेयर खरीद मारे, तो 100% होल्डिंग आ गई दुबई की कंपनी के पास, और उस दुबई की कंपनी के 100% शेयर यूएसए की कंपनी ने खरीद लिए। बताओ, बाहर के बाहर सारा ट्रांजेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? इंडिया को तो पता ही नहीं चला कि ओनरशिप बाहर से ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि यूएई की कंपनी क्या कर सकती है, इंडियन कंपनी को कंट्रोल कर सकती है, और उस यूएई की कंपनी को कौन कंट्रोल कर सकता है? यूएस की कंपनी कंट्रोल कर सकती है। तो इसीलिए बोले जा रहे हैं कि टैक्स शेल्टर का मतलब ये नहीं है कि आप लॉ के, क्योंकि कैपिटल गेन कब लगता है? जब ट्रांजेक्शन इंडिया में हो। इंडिया में तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। एक फॉरेन कंपनी के शेयर किसी दूसरी फॉरेन कंपनी ने, आपने हच और वोडाफोन का केस अगर सुना हो, इसी प्रकार का केस था, उसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन है, कपिल सिब्बल ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, कभी आप पढ़ना इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये टैक्स शेल्टर्स के प्रोविजंस हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन स्क्रूटनी करके इन एंटी टैक्स लॉ, जो आपका पर्पस अगर टैक्स को चोरी करना हो, अब्यूजिव प्रैक्टिस करना हो, तो फिर टैक्स अथॉरिटीज क्या कर देती है, इन रूल्स को अवॉइड कर देती है। तो इसके लिए गार प्रोविजन आए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो ऐसे इंटरनेशनली भी क्या है, ये रूल्स है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आपको टैक्स शेल्टर वर्ड देखने को मिलेगा, टैक्स शेल्टर आप मुझसे पूछोगे, तो फिर मैं आपको उतना डिटेल उस समय नहीं समझा पाऊंगा। मैं बोलूंगा टैक्स शेल्टर्स, जैसे पार्ट 3 में टैक्स शेल्टर वर्ड बार बार आएगा, पार्ट 2 में भी आएगा। तो लीगल स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट दैट्स एम टू रिड्यूस और डेफर द इंडिविजुअल्स कंपनीज टैक्स लायबिलिटीज, ये है। बट कभी भी एंटी प्रिवेंशन लॉ, जो अब्यूजिंग प्रैक्टिस है, उसको कभी भी कंपनी अडॉप्ट नहीं कर सकती। सर लॉ के प्रोविजन का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं? जैसे एग्जांपल, आपने आईआरए अकाउंट के बारे में सुना होगा। टैक्स अवॉइड आप टैक्स के रूल्स को फॉलो करके भी कर सकते हो। जैसे आपने इनकम कमाई, और यूएस गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर आप अपनी इनकम का कुछ परसेंट एक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, तो हम उसको आपकी डिडक्शन दे देंगे। मतलब डिडक्शन का मतलब समझते होंगे आप, आपकी इनकम में से उसको माइनस कर देंगे। तो एक रूल है, रिटायरमेंट अकाउंट, आईआरए अकाउंट। कैपिटल लॉस को आप दूसरे कैपिटल लॉस से सेट ऑफ कर लेते हो, ये भी एक रूल है, इसको फॉलो करना। म्युनिसिपल बॉन्ड खरीद लेना, आपने इन्वेस्टमेंट किया, टैक्स एग्जाम बॉन्ड आपने खरीदे। मैंने आपको एग्जांपल बताया ऑफशोर टैक्स हेवेंस, दुबई का एग्जांपल मैंने दिया आपको। ऐसे बहुत सारे आप क्या पढ़ने वाले हैं, टैक्स शेल्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आपको रीडिंग करने के लिए दिए हुए हैं, ताकि आपको और बेटर, मैंने जो एग्जांपल दिए उसको और प्रोफेशनली मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेंशन किया है। तो आज के इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, टैक्स ट्रीटी, टैक्स प्राइसिंग, टैक्स रेसिडेंसी, ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल के साथ में एक फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, और टैक्स शेल्टर को क्या किया है, समझा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था।